Hello dear students and parents, the festive season is already started. दशहरा समाप्त हो चुका है और हम दिवाली की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मूड बदल चुका है। अब पूरी तरह से जो मूड है वो फेस्टिव मूड है। एग्ज़ाम्स आने वाले टाइम में 2021 में होने ही हैं। हो सकता है कि एग्ज़ाम मार्च की जगह पर मई में हो जाएं, या आपका जेईई मेंस के जो जनवरी और अप्रैल सेशन थे उन जनवरी और अप्रैल सेशन को मर्ज कर दिया जाए या शिफ्ट कर दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट डेफिनेटली जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एग्ज़ाम होंगे और आपको एग्ज़ाम की कसौटी पे खरा भी उतरना पड़ेगा। और आप यदि खरे उतर गए देन यू विल बी सक्सेसफुल, और खरे नहीं उतर पाए देन इट विल बी ए फेलियर। बहुत मुद्दे की बात करने के लिए आज आया हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो ये समझना नहीं चाहते कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेलियर्स, या उनके मार्क्स कम क्यों आते हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों से बात कर रहा हूँ। मैं आपको सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ। नीट 2020 में लगभग 6,70,000 बच्चे ऐसे हैं। नीट 2020 में 6,70,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ 720 147 मार्क्स भी नहीं ला पाए। इज दैट क्लियर? 13 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया, और 13 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें से 7,70,000 बच्चे आउट ऑफ 720 720 में से 147 मार्क्स भी नहीं ला पाए, जो कि पेपर बहुत इजी था। और यदि जेईई का हाल आप देख लो तो वो इससे भी खराब है। बहुत ही खतरनाक हालात हैं। 300 में से 50 नंबर नहीं आते, 50। इज दैट क्लियर? अब ढूंढा जाए कि इन सबके पीछे व्हाट आर द रीजंस, बेसिक रीजंस क्या होंगे इनके पीछे। और चलो थोड़ी सी अलग शुरुआत करते हैं। कोटा में अभी चुनाव हुए और कुछ लोग जीते कुछ लोग हारे। अब क्या होता है कि पार्टियां, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कुल मिला के एक मंथन शिविर लगाती हैं, आत्मविश्लेषण के लिए शिविर लगाती हैं कि भाई हम क्यों हारे। मैं उन सबको एक चीज बताता हूं, यार इसलिए हारे कोई विश्लेषण की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता ने आपको वोट नहीं दिया। यदि जनता वोट दे देती तो हम क्यों हारते। और जनता ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि जनता से किए गए वादों पर आप खरे नहीं उतरे। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो लो स्कोर करते हैं ना, वो कुल मिला के अपने आप से किए हुए वादे पे खरे नहीं उतरते। वो ये मानने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं सक्सेस का कोई बाईपास रूट है, बिना मेहनत के भी कुछ किया जा सकता है, और वहीं से उनकी सारी की सारी जो जिसे कहते हैं ना कि असफलता की इबारत शुरू होती है। तो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, सफलता का कहीं किसी भी तरह का कोई बाईपास रूट नहीं होता। देयर इज नो बाईपास रूट फॉर द सक्सेस। पढ़ना ही पड़ता है। और होता क्या है कि आप नहीं पढ़ते तो फिर आपको पढ़ाना भी बंद कर दिया जाता है। ओके, मीन्स जैसा आप सोच रहे, मैं आपको बताता हूं कि पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, है ना। मतलब अच्छी बातें करने से, जिसमें दिन भर आजकल थोड़ा सा माहौल बनाया हुआ ना, थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव। अरे मैं ये कहता हूं कि धनात्मक बात करना, पॉजिटिव बात करना बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी हकीकत को समझना और उस मेहनत के रास्ते पे चलना ये बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा थोड़ी हो सकते हैं कि बिकॉज जब भी आप उस पाथ को फॉलो करते हैं जो कांटों भरा है, जिस पर मेहनत करनी पड़ती है, आप दुखी हो जाते हैं, और फिर आप सुखी होने के लिए क्या सुनना चाहते हैं, मत चलो यार इस पाथ पे क्या रखा है, ये वो नहीं होता ऐसा। वो पाथ वही तो लेके जाएगा आपको, भाई वही लेके जाएगा जहाँ स्टडी करना पड़ेगा आपको। स्टडी के लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको, कई सारे फेलियर्स को भी ओवरकम करना पड़ेगा। कई बार आपके मार्क्स टेस्ट में आएंगे, कई बार नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तब आपको फिर समझना पड़ेगा कि मेरे क्लास फोकस वीक थे, मैंने मेरे टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, मैंने मेरे फैकल्टी की बताई हुई चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को सबके सब। तो आपको एक तो क्लास कंसंट्रेशंस बहुत अच्छे रखने हैं, और दूसरी चीज हमेशा जो मैंने टेंडेंसी देखी है बच्चों की, वो जब भी कंसेप्ट पर काम हो रहा होता है ना, तो वो कंसेप्चुअल वर्किंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते।
और फिर जब कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते तो उनसे क्वेश्चन नहीं होते, और जब क्वेश्चन नहीं होते तो वो ये सोच के बैठ जाते हैं कि क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, पता नहीं और कुछ करना पड़ेगा, और फिर तरह तरह के जो वेरियस जिसे कहते हैं ना फैक्ट्स हैं उनमें वो ट्रैप हो जाते हैं। फिर वो देखेंगे यार टाइम मैनेजमेंट में नहीं कर पा, तरह तरह के लोगों से सलाह जबरदस्ती की लेते हैं, कोई टाइम मैनेजमेंट सीखता है, कोई क्या सीखता है, और होता उससे कुछ नहीं है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप क्वेश्चन करिए, और क्वेश्चन करने के लिए आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, और कंसेप्ट समझने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग आपको लगाना पड़ा तो तकलीफ होगी, वो तकलीफ आपको सहन करनी पड़ेगी। समझ आ गया है? ये बहुत जरूरी है, वो दिमाग लगाने में तकलीफ होगी। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि भाई यदि कहीं ना कहीं आप कबूतर बन गए और जैसे ही आपने बिल्ली को देखा और आंखें बंद कर ली और रोजाना कह रहे हो कि यार नहीं कोई बिल्ली नहीं है, अरे वो खा जाएगी आपको, एक भी दिन जिंदा नहीं रहने देगी। तो ये जो स्टडी है ना, दिस इज लाइक अ कैट, यू शुड हैव टू फेस, आपको फेस करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यू विल हैव टू वर्क लाइक अ क्रो। जैसे ही बिल्ली आती ना, वो जो कौवा है वो तैयार हो जाता है, ठीक है यार देखते हैं, और वो अपनी जो चोंच है उसका यूज करके बिल्ली पे क्या करता है, अटैक करता है। साथ ही अपनी आवाज में अपने साथियों को बुलाता है, प्लीज कम, आई एम इन अ ट्रबल, प्लीज हेल्प मी। तो वो साउंड क्रिएट करता है अपने साथियों को बुलाने की, लेकिन इंतजार नहीं करता, अटैक करता है किस पर, कैट पर। और जब कैट पर अटैक करता है तो कैट डिफेंसिव हो जाती है। इतनी देर में क्रो के जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको उसने कॉल किया था वो भी आ जाते हैं, सब मिलकर अटैक करते हैं और कैट भाग जाती है। यही यहां होता है। लेकिन आप बनना ही नहीं चाहते क्रो, परेशानी वो है, you don't want to attack onto the cat, that is basically the questions, those are basically the concepts. Is that clear? क्यों? क्योंकि अटैक करने के लिए हिम्मत चाहिए, अटैक करने के लिए हिम्मत होना बहुत जरूरी है, मेहनत भी करनी पड़ती है, उड़ना पड़ता है, एंगल देखना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि आप सीधा कैट के फेस पे जाके अटैक कर दोगे, पकड़ लेगी, तो प्लान करना पड़ता है उसको, है ना। वो मेहनत से हम डरते हैं। तो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, you should go for that hard work, you should follow your teachers, truthful teachers, जो बेवकूफ नहीं बना रहे हो आपको, जो आपको ये कहें yes you are not on a right track, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैं मुस्कुरा के आपसे बात कर सकता हूं, मैं आपको बेवकूफ बना सकता हूं, बट आई एम अ टीचर, आई विल नॉट डू दैट, मैं ये नहीं करूंगा, आई एम नॉट अ चीटर। पढ़िए, तकलीफ होगी, जागना पड़ेगा आपको, फॉर्मूलेज जो हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा, अपना पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा, नींद आएगी लेकिन उस नींद से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इच्छा होगी कि मैं इधर उधर भाग जाऊं, रुकना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप सब मेरी बात? बहुत कड़वी बात है लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं ये एग्जाम, जितनी भी चीजें मैंने कही ना, मैं इसको प्रूव करता हूं आपको कि कैसे बच्चे को टीचर बहुत मेहनत करके पढ़ाता है, और यदि उसने कंसेप्ट को मिस कर दिया तो वो कहां बचता था। इसलिए व्हेनेवर यू आर इनसाइड द क्लास, ठीक है, अभी अनफॉर्चुनेटली हम आपको सीधे सीधे बातचीत नहीं कर पाते हैं, क्लासरूम कोचिंग नहीं हो पा रहा है, जो कि लाइफ में सबसे नेसेसरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लासरूम कोचिंग। लेकिन नहीं हो पा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हमें उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा। तो जितना होता है इससे कीजिए, इट इज अ डिस्टेंट मीडिया, बट आप समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेता हूं और फिर मैं आप सब लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। इट इज एडवांस लर्नर कोर्स इन फिजिक्स। ये 11th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेडिकल एस्पायरेंट्स जो नीट का एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम गोइंग विद 2 क्वेश्चंस। सेकंड इज समवट इजियर, लेकिन फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो तो आपको ये सिखाई देता है कि कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो द क्वेश्चन सजेस्ट मी that if a vector plus b vector equals to r vector, ठीक है, and a vector plus 2b vector is perpendicular to a vector, then 2b equals to r, b equals to 2r, b equals to r, और b square is equals to 2r square। अब बच्चे ने जब इसको स्टडी किया तो वो कहता है सर इट इज a vector plus b vector and I know that it is a vector sum। मैं समझ गया सर ये वेक्टर सम है, I agree,
मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री हूं। और आपने कहा सर दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आप वेक्टर सम करते हो मींस रिजल्टेंट है, और इस समय हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि मुझसे पूछा जाए कि अब क्या हो गया कि जब मैंने इस बी वेक्टर की जगह पर ए वेक्टर के साथ में ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर लिया, तो मेरा जो ए वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया, तो मुझे ये रिलेशन चाहिए। इज दैट क्लियर? अब होता क्या है कि ये इट इज अ ब्लाइंड कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन, और स्टूडेंट कहा क्या करूं सर, और यहां से बहानेबाजी शुरू होती है। अरे यार स्ट्रगल कर, सीधी सी बात है। अब एक स्टूडेंट है वो एक फिगर बनाता है, ओके सर ठीक है आपने कहा स्ट्रगल कर, तो मैं स्ट्रगल करने की कोशिश करता हूं, और वो एक फिगर बनाता है, ओके दिस इज बी वेक्टर, आई एग्री, एंड दिस इज ए वेक्टर। आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों का वेक्टर सम कर रहे हैं, एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आपने कहा सर पैरेललोग्राम बना देते हैं, ध्यान से समझिएगा, और मैंने ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को लेके आई जस्ट गोन फॉर अ पैरेललोग्राम देयर, है ना। अब जो लोग ये कहते हैं रिवीजन नहीं हो पाया, वो बेवकूफ बनाते हैं, टीचर्स को भी और अपने माँ बाप को भी। टीचर्स तो क्या बेवकूफ बनेंगे, वो तो मन में सोच लेते हैं अच्छा ठीक है, अरे भाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यहाँ यूज कर ले तो एक बार बोल लीजिए दैट द रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सीधी सी बात है। तो आपने ये उठा के ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम बनाया, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, और ये आर वेक्टर बना दिया, और आपको ये लग गया सर ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट आर वेक्टर है, तो आपने यहां लिख भी दिया दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू आर वेक्टर। इतने में एक स्टूडेंट कहता है, मतलब पूरी क्लास चल रही है, आप ये मानिएगा सर दिस फिगर इज रॉन्ग, ये फिगर रॉन्ग है सर, हमें कुछ और फिगर बनाना पड़ेगा। एंड बाकी लोग उस बच्चे की तरफ देखते हैं, यार ये क्या है, इसको कहां से पता लगा ये फिगर रॉन्ग है, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा। अब वो सब देखते हैं और ये मानते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। भाई इंटेलिजेंट है, लेकिन उसने वर्कआउट आपसे ज्यादा कर रखे। क्यों? क्योंकि पढ़ाया तो टीचर ने सेम था, आपने प्रैक्टिस और वर्कआउट कम किए। अब ध्यान से देखिएगा उसने क्या किया, उसके एफर्ट्स टीचर के साथ साथ चल रहे थे, आपके एफर्ट्स रुके हुए थे। अब कोई कहता है कि सर अब जो है ये तो ए और बी वेक्टर का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, अब ए वेक्टर और 2b वेक्टर, तो 2b वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो 2 तो स्केलर है ना, 2 तो स्केलर है और b वेक्टर है, तो मैंने क्या किया है 2b वेक्टर मींस 2 से मल्टीप्लाई किया b वेक्टर को, तो मैंने मैग्नीट्यूड बढ़ाया है, मैंने किसी भी हाल में क्या नहीं किया, डायरेक्शन नहीं बदली है। तो 2b वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो b वेक्टर की है, तो इससे डबल मैग्नीट्यूड कर दिया मैंने, तो ये आपका इसी के साथ में गया यहीं से, और ये मैग्नीट्यूड डबल हो गया, ये 2b वेक्टर हो गया, a वेक्टर ये का यही है, ठीक है। अब बच्चे ने कहा ठीक है सर, कुल मिला के दिस इज 2b वेक्टर, दिस इज a वेक्टर, and this will be the new resultant। ये लीजिए, and this will be simply nothing like it is S vector, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको दिख रहा है सब, R वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या था, R वेक्टर, ये एक पैरेललोग्राम दिखाइए रहा, दिस इज वन पैरेललोग्राम एंड दिस R वेक्टर विल बी इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, एंड ये एक पैरेललोग्राम और नजर आया, दिस इज S वेक्टर, ये रिजल्टेंट है किस किस का, A वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ B वेक्टर, और A वेक्टर प्लस B ट्वाइस ऑफ B वेक्टर किसके, ये A वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ B वेक्टर जो S वेक्टर है, ये A वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो आपने यहां लिखा S वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, दैट इज हमने एज्यूम किया कि A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर किसके इक्वल है, S वेक्टर के, तो आपने A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर की जगह S वेक्टर लिखा, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर।
अब वो जो स्टूडेंट है वो मुस्कुरा रहा है, सर मैंने कहा था ना। क्यों? क्योंकि अब उसे ये पता है कि सर आपके ए और बी का जो रिजल्टेंट है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, या ए वेक्टर और 2b वेक्टर के बीच का, ए वेक्टर और 2b वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ना, वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? उन दोनों के बीच के, ध्यान से देखना, लेट एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज थीटा एंड थीटा इज एक्यूट। थीटा एक्यूट है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है आपके पास में? थीटा। और आपके पास ए वेक्टर और ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? वो भी थीटा। और आपका जो रिजल्टेंट है, इधर ध्यान से देखिएगा, एस वेक्टर किस किस का? 2b वेक्टर और ए वेक्टर, 2b वेक्टर और ए वेक्टर का जो रिजल्टेंट एस वेक्टर है, ये ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? ये मैंने लिखा, इट इज फाई, एंड फाई डेफिनेटली लेसर देन थीटा होगा। और खुद थीटा क्या है? एक्यूट। तो थीटा लेस देन क्या है? 90। तो फाई डेफिनेटली थीटा से भी कम है, तो फाई भी लेस देन 90 होगा। जबकि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो ये एस वेक्टर है और जो ए वेक्टर है, इस एस वेक्टर से ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अरे भाई, जब थीटा ही 90 डिग्री नहीं है, वो 90 डिग्री से लेस है, फाई उससे भी लेस है, तो फिर आप मुझे कैसे कह सकते हो कि एस वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा? एस वेक्टर तो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये काम उस स्टूडेंट ने किया। क्यों? क्योंकि उसको ये पता था कि मेरे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल एक्यूट हो सकता है, एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है, दीज टू कैन बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एग्रीड। और उसे ये भी पता था कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमेशा किसी भी वेक्टर से हमेशा उस एंगल से कम एंगल बनाता है जो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में होता है। रिजल्टेंट हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो बीच का एंगल है उससे कम एंगल बनाएगा। किसके साथ? चाहे वो ए वेक्टर के साथ बनाए, चाहे बी वेक्टर के साथ बनाए, पर वो जो एंगल फाई है जो रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के साथ बनाता है वो उन दोनों वेक्टर्स के एंगल से कम होता है। ये उसने ढंग से सीखा, टीचर ने तो सबको सिखाया था, लेकिन बाकी लोग ध्यान नहीं दे पाए, बाकी लोग इधर उधर डिस्टर्ब रहे। हालांकि इस समय टीचर चीख के कहता है बी केयरफुल, फाई इज ऑलवेज लेसर देन थीटा, बट वो अपने बी केयरफुल कहा, तब भी वो स्टूडेंट केयरफुल नहीं हुआ। ये कॉज है फेलियर का, ये कॉज है लो मार्क्स का, ठीक है। तो अब उसने कहा मेरा थीटा इस समय ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर किसके इक्वल है? एस वेक्टर के। और एस वेक्टर ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो अब उसने ये कहा कि सर इसका मीनिंग ये है कि ए वेक्टर और ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि एस वेक्टर से लेके और ए वेक्टर के बीच का एंगल आपने कहा कितना है? 90। तो रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 90। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना? ग्रेटर देन 90। तो 2b वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। और जो 2b वेक्टर की डायरेक्शन है वही b वेक्टर की डायरेक्शन है। इसका मतलब a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि उस स्टूडेंट के मार्क्स क्यों आते हैं, वो क्यों सक्सेसफुल है? बिकॉज थॉट प्रोसेस बहुत इंप्रूव्ड है, और थॉट प्रोसेस के साथ साथ क्लास कंसंट्रेशन, मतलब उसे पता है दैट एवरी सिंगल वर्ड सेड बाय माय टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। बट वो ट्रथफुल टीचर होना चाहिए यार, है ना, वो गाने सुनाने वाला या जोक सुनाने वाला टीचर नहीं होना चाहिए। ये बहुत क्लैरिटी से बता रहा हूं आप सबको। वहीं से आपका क्या होता है? इनसिंसियर नोट बन जाता है। अरे यार, कितनी सी देर पढ़ना होता है? 1.5 घंटे की 3 क्लासेस हम लोग लेते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑब्लिक बायोलॉजी की। 4.5 घंटे आपको वहाँ तमीज से बैठ के पढ़ना है, और आपके पास पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं होता। स्टूडेंट के पास पढ़ने के अलावा तो कोई दूसरा काम ही नहीं है ना भाई। यू एंजॉय, आप नहीं पढ़ रहे हैं
24 घंटे आपके पास हैं, आपने कहा कि हम 4.5-5 घंटे हम पढ़ाते हैं, उसका डबल आप पढ़ लीजिए या 1.8 टाइम्स पढ़ लीजिए, तो 4.5-5 घंटे आप मेरे पास पढ़िए, 8 घंटे आप घर पे पढ़िए। 8 और 5 13 ही तो होते हैं यार। अभी भी आपके पास में कितना टाइम, 11 घंटे बचे हुए ना, 24 है ना। आप तो 8 घंटे आराम से सोइए और सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा खाना खाइए, घूमिए। इज दैट क्लियर? बट यू विल हैव टू डू द हार्ड वर्क। अब उस बच्चे ने क्या किया, ध्यान से देखना, उसने सबसे पहले फिगर बनाया। सर दिस इज बी वेक्टर, आई एग्री, ये मेरा बी वेक्टर है, और दिस इज गोइंग आउट टू बी सर ए वेक्टर, आई एग्री। क्यों? क्योंकि उसने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। सो दिस इज सिंपली द ए वेक्टर। एंड इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है इस समय, these are the two concurrent vectors and definitely it will be more than 90. मैंने फिर से पैरेललोग्राम बनाया। अब आप सब लोग इसके एक्सपर्ट हैं क्योंकि पैरेललोग्राम को मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। एंड दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ पैरेललोग्राम, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस से जाने वाला आपका डायगोनल हो गया, एंड दिस इज योर आर वेक्टर। एंड एंगल बिटवीन दीज टू इज, ये एंगल कितना है आपके पास में, थीटा है। और आपको पता है दैट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहता है सर आप चाहें तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इसे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना, तो आपने कहा सर थीटा, तो मैंने लिखा दैट आर स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, ए और बी के बीच का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। जहां जरूरत पड़ेगी मैं वो काम करूंगा, बट मुझे पता है कि रिलेशन आर और बी के बीच में लेके आना है, और ये एंगल जो फाई है ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। लेकिन मुझे इस समय फील नहीं आ रहा कि इस एंगल की कोई जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन आ गए। अब आपका ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर किधर होगा, तो मैं फिगर बना देता हूं आपके लिए। This is figure 1 and we are ready to go for figure 2। बहुत कमाल की चीज है, ध्यान से समझिएगा। ये बी वेक्टर का डायरेक्शन, लेकिन अब ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड डबल हो गया, डायरेक्शन उतना ही है। थोड़ा सा समझिएगा, दिस इज एस वेक्टर, ये ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर, एंड दिस इज ए वेक्टर। ये वही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो। Agree? So this is a vector, b vector same direction, but magnitude get doubled out. So this entire angle is theta. This is theta, and s vector is this one, a vector plus 2b vector, and this s vector, it is a vector plus b vector. This I am calling it as s vector, and this s vector is perpendicular to a vector. So this s vector is perpendicular to a vector. Agreed? Is that clear? S vector is this one, और ये जो एंगल है आपके पास में, this angle is phi and this is 90 degree. Agreed? अच्छा, ये एंगल कितना होगा? Be very very careful. Let I call it as phi. So phi should be definitely equals to, the whole angle is theta. The whole angle is theta. This is 90. So phi should be equals to theta minus 90. And this diagram is informing a lot to me, because
बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सर मैं फाई और थीटा का रिलेशन है और ये मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है, आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट। अच्छा ये लेंथ कितनी है? 2b, तो ये लेंथ भी कितनी है? 2b। दिस इज 2b, so this is 2b. This length is a, so this length is also equals to a. So this is a, and what about this length? It is s. Agreed? And what about this length? It is twice of b. Twice of b, right from here to here. I am just saying to you that what is the value of sine phi? So you see the triangle. Be very careful. This is phi, this is a, this is twice of b. So sin phi is equals to perpendicular by hypotenuse, a divided by 2b. And I am not interested in phi, my interest is in theta. So phi can be replaced by sine. Phi is theta minus 90 is equals to a by 2b. You can write it as, be very very careful, sine of minus 90 minus theta is equals to, that is a by 2b. अब ये छोटी छोटी सी चीजें वो चीख के टीचर बताता है, डियर स्टूडेंट्स बी वेरी केयरफुल, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लेकिन फिर जब भी टीचर चीख के कह रहा है आप इधर उधर डिफोकस्ड है, तो वो कहता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, और यहीं पे इंफॉर्म करता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। बी रेडी, इनका बहुत जरूरत पड़ेगा। अब अपनी अपनी प्रेजुडाइज्ड, अपने अपने जिसे कहते हैं ना कि खुद के रूल्स, अरे यार ये ट्रिग्नोमेट्री है, मैं बायो का स्टूडेंट हूं, अरे यार जरूरत है भाई, इट इज नेसेसरी। और इसमें है क्या? इसमें है क्या? जब आपको इनसाइड द सेल आपके न जाने क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसके बाद में आप पता लगे न्यूक्लियस में जा लेंगे, न्यूक्लियस में न जा, वो चीजें आप सारी याद करने में इंटरेस्टेड है, लॉट ऑफ टाइम यू आर पुटिंग ऑन दैट, बट ये एक जरा सी चीज है, इस पर आप ध्यान नहीं देते, एंड ये आप पे आगे चल के इतना प्रेशर क्रिएट कर देता है जब मार्क्स नहीं आते। अरे भाई बायो में 360 में से 360, इससे ज्यादा थोड़ी लाओगे, पॉसिबल थोड़ी है। समझ गया? यही हाल किनका रहता है? आपके जेई के स्टूडेंट्स का। वो वैसे ही सुस्त रहता है, पता नहीं किन बातों में, जबरदस्ती में। तो एनर्जेटिक हो जाइए, ठीक है ना, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्रो मेंटेलिटी पे आ जाइए, मजा आ जाएगा आपको, है ना। तो मैंने कहा भाई साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो ये था साइन माइनस ऑफ थीटा, इसको लिख देते हैं माइनस। तो आपने कहा सर ये हो गया साइन, माइनस बार आ गया, साइन 90 माइनस थीटा, एंड ये सब किसके इक्वल है? ऑल आर इक्वल्स टू a by 2b, a by 2b एंड इट इज a by 2b। और ये सबको पता है, 10th क्लास में ही आप पढ़ के आए, और नहीं भी आता तब भी हम समझाते हैं सब बच्चे को। तो मैंने आपको कहा साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, बहुत छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री है, 10th क्लास में सब पढ़ के आते हैं। तो और 10th क्लास तक तो आप सब लोग बहुत कम इधर से उधर होते हैं यार, आजकल होने लगे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपको पता है माइनस की जगह तो माइनस, और साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, एंड इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इट विल बी इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 2b। साइन फाई के लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, एग्रीड, और ये लेंथ 2b थी। अब मैंने कहा कॉस थीटा कितना आ गया? इज इक्वल्स टू माइनस a बाय 2b। बस यही टर्निंग पॉइंट था। अब ये अकेला क्वेश्चन आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम सिखाता है, लॉजिक सिखाता है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल यदि थीटा है तो किसी एक वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल थीटा से कम ही आएगा। एग्रीड?
समझ आ गई बात? जब तक आपके पास में थीटा क्या ना हो जाए, 0 या 180 ना हो जाए, वो तो सीधा सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लेते हैं आप। एग्री? समझ गए यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा यार ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं, रिलेशन मुझे आर और बी के बीच में चाहिए, और मैंने लिखा दैट इट इज आर स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी and cos theta is equals to minus a divided by 2b। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो you will get it is r square is equals to a square plus b square, twice of b से twice of b cancel कर दीजिए, and it is a into minus a, it is minus a square, ये cancel कर दीजिए, and you are getting that r square is equals to b square, means r should be equals to b, and it is your third option which is correct। ये जो रिजल्टेंट है आपका r, इसका मैग्नीट्यूड इस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। समझ रहे हैं आप? कई बार स्टूडेंट फंस जाता है, वो कहता है यार a वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ b वेक्टर परपेंडिकुलर टू a वेक्टर है, और a वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ b वेक्टर कितना है? तो बच्चे ने कहा ठीक है सर, ये एस वेक्टर है, और दिमाग लगाया उसने, एस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मींस एस वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आना चाहिए? 0। इस ट्रैक पे चला गया, बिल्कुल चला जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अब एस वेक्टर की जगह उसने क्या लिखा? इट इज गोइंग टू बी एज ए वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब इसको यदि तुम सॉल्व करते हो तो मुझे बताओ किसी भी हालत में कि क्या आपके पास यहां कहीं आर आ रहा है? क्या आर और बी के बीच में रिलेशन आ सकता है? यहां तो है ही ए और बी, आप इसे ओपन कर लो, ये ए डॉट ए आ जाएगा, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसान, मैं करके दे देता हूं थोड़ा सा फास्ट। ए डॉट ए इट विल बी ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0, और b डॉट ए को आप ओपन कर लो, तो a डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, एंड b डॉट ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? b a cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, और cos थीटा की वैल्यू यहां से माइनस a बाई 2b लिख दो, तो यहां cos थीटा को माइनस a बाई 2b लिखेंगे, तो आप देखेंगे 2b से ये 2b कैंसिल, अरे सर a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया ये तो, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0, LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। अब फंस गया बच्चा, फंस गया बुरी तरह से। क्यों? क्योंकि कुल मिला के उसने जो सोचा, मैं ये कह रहा हूं कि उसने गलत नहीं सोचा। ये जो स्टूडेंट जिसने ये कहा है ना कि ऐसा होगा, इसने ये वाली स्ट्रगल जरूर की है, और जिसने ये स्ट्रगल नहीं की वो यहां पहुंच नहीं पाता। तो आपको वो स्ट्रगल करना पड़ेगा, और उस स्ट्रगल करने के दौरान आप क्विट करने की टेंडेंसी रखोगे, और यार बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ देता हूं। छोड़ते ही आपने क्या किया? आपका रिवीजन का मौका खत्म, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का एप्लीकेशन खत्म, और फिर आप खत्म। बहुत जिसको कह रहे हो ना, मुद्दे की बात कर रहा हूं तुमसे, ठीक है? तो इन्हें समझ लीजिए सब के सब। ये बेहतरीन क्वेश्चन था, आपने किया इसको, और कुल मिला के ये देख लीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट आर वेक्टर है, और ए वेक्टर और 2b वेक्टर का रिजल्टेंट आर वेक्टर तो आ नहीं सकता। यदि ए वेक्टर और 2b वेक्टर का रिजल्टेंट भी आर वेक्टर आए, और ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट भी आर वेक्टर आए, तो आपको कंफर्म है कि फिर बी कितना होना चाहिए? 0। सो यहां भी 0 रखोगे, यहां भी 0, तब तो वो बन पा। लेकिन अरे यार, आपके पास कोई नल वेक्टर थोड़ी है, समझना इन सब चीजों को। सो डियर स्टूडेंट, आपने कहा ठीक है सर, ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है? वही है जो बी वेक्टर की है, और फिर ए वेक्टर और 2b वेक्टर का जो रिजल्टेंट एस वेक्टर है वो मेरे ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। पूरा एंगल कितना? थीटा। ये एंगल कितना? 90। तो ये फाई जो बचेगा दैट इज थीटा माइनस 90। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और फिर आपने इस ट्राइंगल को देखा, ये रहा,
ये ट्राइंगल आपको कहता है दैट साइन फाई शुड बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस a/2b, और फाई हो गया आपका थीटा माइनस 90, फिर साइन ऑफ माइनस थीटा को आपने माइनस साइन थीटा किया, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा सारी दुनिया जानती है, तो माइनस, और फिर cos थीटा इज इक्वल्स टू a/2b, cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस a/2b, यहाँ रख दिया, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2b से 2b कैंसिल, एंड यू आर गेटिंग दिस वन। एग्रीड? ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कर देते हैं इसको। अब इट कैन बी डन ओरली, ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। आप मुझे कहेंगे कि सर a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो पहली चीज तो आपने कहा कि सर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो आपके दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग नहीं है, और आपका ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ध्यान से समझ लीजिए। सॉल्यूशन 2 कर लेते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में समझाने में इंटरेस्टेड हूं अभी, ताकि आप उस चीज को बेहतरीन तरीके से समझ जाएं कि हाँ, सक्सेस का कोई बाईपास रूट नहीं होता। आपको ध्यान हो तो ये सॉल्यूशन 2 है, और मैंने आपको ये चीज बताई थी बहुत कि आपके पास यदि F और F फोर्स 120 डिग्री एंगल पे काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट F आता है। सो सपोज आई से टू यू दैट दिस इज गोइंग आउट टू बी एस बी वेक्टर, एग्रीड? दिस गोज आउट टू बी एज व्हाट, ए वेक्टर। थ्योरम पढ़ाई थी ये मैंने आपको, इट इज अ थ्योरम just to improve what speed, and the angle between these two is theta, agree? And theta is equals to what, 1, theta is equals to what, 120 degree, and that time if magnitude of a vector is equals to magnitude of b vector, okay, तो हमने ये काम किया था कि ये इनका पैरेललोग्राम बना, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी दिस वन। ये एंगल थीटा है दोनों के बीच का, कितना है, 120 डिग्री, और ये रिजल्टेंट है, रेड कलर से बना देता हूं, दिस इज रिजल्टेंट, एंड दिस एंगल इज व्हाट, फाई, होल एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज फाई। एंड मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो आर वेक्टर है इस समय ये रिजल्टेंट है। पहले तो दिस वेक्टर इज हैविंग द मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर, सिमेट्री है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, इसका मतलब है रिजल्टेंट दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। सो हमने ये सिखा रखा था कि इस केस में फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा बाय 2, थीटा कितना है आपके पास में 120, तो आप कहोगे फाई शुड बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, एग्रीड। और ए वेक्टर और बी वेक्टर 120 डिग्री पे काम करते हैं, तो उनका रिजल्टेंट आर वेक्टर जो आता है उसका मैग्नीट्यूड भी आपके मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के इक्वल होता है। कई बार मैंने बोला होगा 3 न्यूटन फोर्स एंड 3 न्यूटन फोर्स are working at 120 degree, then their resultant will be 3 Newton. 3 Newton or 3, F or F. If F is the force here, F is the force here, F vector नहीं बोला है, बस ये ध्यान देने की जरूरत होती है। अब जो बैठा हुआ स्टूडेंट है जिसके मार्क्स नहीं आते हैं, वो जब टीचर बोलता है F, तब भी वो उसको चलता है F बोलो, F वेक्टर बोलो, F बोलो, F वेक्टर बोलो। ये जो चलता है ना, ये आपको चलता कर देता है, ये आपको खत्म कर देता है। अरे देयर इज दिस एंड दिस, दीज टू कैन नॉट बी एफ वेक्टर्स, ये दोनों एफ वेक्टर हो ही नहीं सकते, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है और इनका डायरेक्शन अलग अलग है, दैट्स व्हाई दीज टू कैन नॉट बी इक्वल वेक्टर्स। सिर्फ ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड एफ है, डायरेक्शन तो ये वाली है, तो इसको मैं कहूंगा दैट दिस इज F2 वेक्टर and this is going out to be as what, F1 vector, and F1 vector is not equals to F2 vector, but F1
वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट F। ये टीचर बोलता है और बहुत जोर दे के बोलता है, बट उस समय हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कंसंट्रेट नहीं कर पाना ही प्रॉब्लम है, फॉलो नहीं कर पाना उससे बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहले क्लासरूम कंसंट्रेशन आएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते ही तो बच्चा कहता है कि सर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उतना है। एफ और एफ का जो रिजल्टेंट है वो एफ कब आता है? जब दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 120 डिग्री होता है, और वो बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो यहाँ जो टाइम उसे 3 या 4 मिनट का लगा, यहाँ उसे टाइम लगता है 1 सेकंड का। मतलब इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मिलते हैं स्टूडेंट को, और इस तरह के भी मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को वो डायरेक्टली करके हार्डली इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल, और उनका मैग्नीट्यूड उनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की, क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को उसने क्या लिख लिया? आर वेक्टर। तो इसको हटा के अब क्या लिखा उसने? आर वेक्टर। तो ये क्या हो गया? रिजल्टेंट ऑफ आर वेक्टर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये कब हो सकता है? जब एंगल कितना है? 120 डिग्री है। और मुश्किल से, क्योंकि ये उसे एफ और, मैंने ध्यान से सुना, एफ और एफ 60 डिग्री पे आपका रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा और रिजल्टेंट √3f आएगा। एफ और एफ 90 डिग्री पे रिजल्टेंट एंगल को बाइसेक्ट करेगा, और एफ और एफ जब 90 डिग्री पे होंगे रिजल्टेंट √2f आएगा। एफ और एफ जब 120 डिग्री पे होंगे रिजल्टेंट फिर बाइसेक्ट करेगा, लेकिन एफ और एफ जब 120 डिग्री पे होंगे तो उनका रिजल्टेंट भी एफ आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड भी एफ, इसका मैग्नीट्यूड भी एफ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी एफ। इसका मतलब एंगल कितना है? 120 डिग्री है। समझ आ गई आपको मेरी बात? इसको उसने टिक कर दिया, हार्डली मतलब सेकंड भी नहीं लगा, और इसको किया 3 मिनट में, और इसको भी करेक्ट किया। एवरेज टाइम कितना आया? 1.5 मिनट। तो उसको पता होता है कि वेयर टू डू द थिंग्स वेरी फास्ट। अरे भाई, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तभी तो टीचर ने आपको कहा दैट दीज आर वेरी स्पेशल केसेस। आप मेरे वेक्टर्स के कुछ लेक्चर्स को देखेंगे तो उसमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे 3 लेक्चर हैं। 3 lectures are there on law of parallelogram and its applications. Is that clear? क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट बिल्डिंग है, फिर एडवांस लर्नर पे आ सकते हैं आप। तो अब सब बच्चों को ये समझ आ जाना चाहिए, यस, सक्सेस इज नॉट हैविंग एनी बाईपास रूट। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने में तकलीफ भी होगी, और जो लोग तकलीफ सह लेते हैं वो निश्चित तौर पे सफल हो जाते हैं। मुझे पता है आप भी सफल